अच्छा, तो मेरे कहने में क्या कह रहा था कि इनर HTML डॉक्यूमेंट जो वेरिएबल है जिसके अंदर सारी HTML आती है वो सिंपल इसी की तरह दिखता है जो कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पढ़ाई थी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, उसके करली ब्रैकेट होते हैं, ये इसकी पहचान है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम डिफरेंट तरह का डेटा सेव कर सकते हैं, ये भी बताया था। इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ लें कि ये एक बड़ा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर बहुत सारे और छोटे वेरिएबल हैं जिसमें कोई ना कोई डेटा होता है। अब इसके अंदर हर किस्म का डेटा सेव हो सकता है, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, फंक्शन, कुछ भी किस्म का डेटा आप इसमें सेव करवा सकते हो। अब मसला ये है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है, मुझे कहीं आगे जाके मुझे चेंज करनी है। यहाँ पे हेलो है, मुझे उसको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। तो जरा ये गौर करें कि इनर HTML एक सिंपल एक वेरिएबल ही है, लेकिन वो वेरिएबल किसके अंदर है, HTML ऑब्जेक्ट के। तो सिंपल आप करते क्या हो कि HTML डॉट इनर HTML और उसकी वैल्यू बिल्कुल वैसे ही आप चेंज करते हो जैसे आप नॉर्मली किसी और वेरिएबल की बदलते हो। यानी कि आप क्या करते हो कि इक्वल्स टू का आप साइन देते हो और न्यू वैल्यू उसको बता देते हो। क्या हम ये नहीं करते थे कि जब हम वेरिएबल की मैं वैल्यू चेंज कर रहा था, मैंने लिखा था var 8 इज इक्वल्स टू 12, मैं बाद में जाके कर दूंगा 8 इज इक्वल्स टू 10, तो अब वेरिएबल में अंदर क्या सेव है, 10। तो इसी तरीके से मैंने सिंपल क्या किया है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है। तो इनर HTML सिंपल एक आपका वेरिएबल है जिसके अंदर क्या सेव है, जो भी आपके टैग के बीच में है। अब ये दूसरा टैग है तो वो दूसरा टैग ही सेव होगा, अगर वो कोई टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट सेव होगी, जो कुछ इसके बीच में लिखा हुआ है वो उसका क्या है, इनर HTML। तो आप लोगों ने क्या किया, आपने इसको ऐसे सेव किया। अब ये सिंटैक्स है फंक्शन का, अगर क्या होता फंक्शन तो उसको ऐसे आप वैल्यू देते हैं, क्योंकि HTML कैसे वैल्यू रिसीव करता है, अपने ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती हुई जिसकी वजह आप मुझे ये बात समझ आई कि आपने फंक्शन, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल की आपने समझाई नहीं कि HTML में उस जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी देते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर है तो होता वो वेरिएबल ही है, उसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है तो वो कैसे करनी है। अब फंक्शन के अंदर मुझे कोई डेटा पास करना है, वो कैसे करना है। देखिए, एक चीज को समझना और उसको रट लेना बहुत फर्क होता है। एक चीज मैं आपको रटवा दूं कि भाई फंक्शन है, इसके अंदर ऐसे वैल्यू पास करो, अल्लाह खैर सलाह घर जाके सो जाओ, तो बात अलग है। लेकिन समझो कि यहाँ पे जो चीज हम दे रहे हैं अलग दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं। सेट एट्रीब्यूट और आप इसमें बहुत ज्यादा बच्चे फंसे। वो सेट एट्रीब्यूट को कभी किसी ने क्या किया था, अभी सेट एट्रीब्यूट कहां गया, ये रहा। ये सेट एट्रीब्यूट फंक्शन है, क्योंकि देखिए इसका नाम ही आपको बता रहा है सेट एट्रीब्यूट, यानी कि एक फंक्शन है जो कि एट्रीब्यूट सेट करता है। तो आप उसको जो वैल्यूज दोगे वो एज अ क्या दोगे, पैरामीटर। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आपने ये ऐसे कर दिया, क्योंकि सेट एट्रीब्यूट कोई वेरिएबल नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या है, फंक्शन है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पे मसला ये नहीं, आप लोगों को एरर देखना भी नहीं आ रहा था, ये मैंने चीज नोटिस की, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एरर आ क्या रहा है, तो क्यों आ रहा है। इसने अभी एरर नहीं किया क्या, इसने अभी एरर क्यों नहीं किया, अभी तो मैंने चला ही नहीं है। सुनिए यहाँ पर रेस कर कोई सीन होगा इसमें, क्योंकि वो इधर भी एक कंप्यूटर था, उसमें बहुत मसले हो रहे थे, क्योंकि लोग बच्चों ने इसमें क्या किया हुआ था, जेंगो वेंगो की उसने कुछ बच्चों ने इंस्टॉल कर दी थी, तो इवन उनके HTML के टैग्स भी नहीं बन रहे थे। दुनिया में A दबाते हैं, एंटर दबाते हैं, पूरा टैग बन जाता है। तो जेंगो यार बहुत कुछ करके देखा है, फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ कर ही देता है। इसका आई थिंक सिंपल जावास्क्रिप्ट है,
तो उसमें सारे स्निपेट्स वगैरह हर चीज़, लेंट, इसको वैसे लेंट कहते हैं, JS लेंट। JS लेंट की अलग से भी कुछ एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगी। लेंट होता है कि उसको चेक करना। ES लेंट, बस ये ES लेंट भी एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का असल नाम ECMAScript है, ES। CSS की CSS लेंट होगी, HTML लेंट होगी, पाइथन लेंट होगी। तो लेंट होता है कि वही चेकर जो चेक करता है। ये कॉन्सोल मैंने किसी को भी नहीं देखा अपने मसले हल करने के लिए। हालांकि जब से जावास्क्रिप्ट हमने शुरू की है, मैंने आधे से ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड किया है? कॉन्सोल पे। आप लोग सिंपल रटी रटाई चीज़ दोबारा लिख रहे थे, क्योंकि आप लोग के दिमाग में था कि मैंने यहाँ पे वो कोड कैसे बनाया था। आप जस्ट वो कोड देख रहे थे और उसको छाप रहे थे। आप ये नहीं समझ रहे थे कि अगर वो कोड लिखा गया तो वो क्यों लिखा गया, और अगर उसको आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको कॉन्सोल इस्तेमाल करना चाहिए था। अब दोबारा मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, पहली बात तो समझ आ रही है कि ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट का अभी किसी के दिमाग में कोई मसला है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? इसको मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट वैसे एक डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप है। अब देखें मसला क्या हो रहा है कि मैं लिखूं var a1 1 var a2 2। ये मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज दे रहा हूँ। var a3 3। वैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, मैंने ये कर दिया। अब इसमें मैं चेक करता हूँ कि हाँ a3 के अंदर वाकई 3 सेव है। सही है, मैंने 3 वेरिएबल बनाए, तीनों के अंदर कुछ वैल्यूज दे दी। ठीक है। अब लेकिन मसला इससे क्या है कि एक अगर आप ऐसे काम करेंगे, ऐसे तो हज़ारों डेटा मुझे सेव करने पड़ सकती है। कोई बहुत ज़्यादा डेटा कोई मुझे सेव कहीं पे करना है तो मैं उसको ऐसे तो सेव नहीं कर सकता कि मैं हर चीज़ के लिए एक नया वेरिएबल बनाऊं और उसमें सेव कर दूं। मैं वेरिएबल के नाम ख़त्म हो जाएंगे, मुझे वो समझ में नहीं आएगा कि मैं और क्या बनाऊं। मैं फिर जब उसको वेरिएबल को यूज़ करने जाऊँगा तो मैं भूल जाऊँगा मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या रखा था। फिर आप ऊपर जाओगे, देख कर आओगे कि भाई मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या रखा है। तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेटा सेव कराना है। तो आप सिंपल क्या करते हो, जैसे कि एक गाड़ी के बारे में आपको कोई चीज़ सेव करनी थी, तो आप सिंपली एक कार का वेरिएबल डिफाइन करते हो, सिंपल वेरिएबल, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, इसमें आप सेव करा देते हो क्या? एक ऑब्जेक्ट। अभी तो मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया है इसको, लेकिन ये बताएगा आपको कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ग्रुप होता है किनका? वेरिएबल्स का। एक तरह के वेरिएबल्स या एक कोई ऐसे वेरिएबल्स जिसको आपको पता है कि किसी एक चीज़ के मुतल्लिक हैं, आप उन सबको ग्रुप करके क्या कर सकते हो? उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर फेंक सकते हो। अब आपको पता है कि मुझे गाड़ी से रिलेटेड अगर मुझे कोई वेरिएबल चाहिए तो वो किसके अंदर होगा? कार के ऑब्जेक्ट के अंदर। सही है, तो ये ग्रुपिंग है। आप ग्रुप्स बना रहे हो किसका? वेरिएबल का। बहुत आसान सी चीज़ है, बस आप बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ग्रुप के अंदर डाल देते हो। अब इसको यूज क्या है इसका? मैं इसको फिर वैसे इसको करते हैं। अब देखें, मैं उसमें नेम, अब ये मैं एक नेम वेरिएबल बना रहा हूँ, ये कुछ और नहीं है। सिंपल नेम क्या है? वेरिएबल है। अब नेम मैं इसमें लिख देता हूँ वेब। ठीक है, इसमें मैं एक कलर लिख देता हूँ रेड। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, यहां पर 2 वेरिएबल बने हैं। कौन कौन से? एक नेम का बना है और एक कलर का बना है। लेकिन मजे की बात है कि मुझे ये 2 वेरिएबल याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे उनका पेरेंट याद रखने की जरूरत है। कौन है वो? कार। अब इसके अंदर 10,000 वेरिएबल्स भी है ना, तो मुझे उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ याद रखना है उस ऑब्जेक्ट का नाम, कार। मुझे पता है कि कार उसका नाम है, मैं यू एंटर दबा के चेक कर सकता हूं कि उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल सेव हुए हैं। उसमें से कोई वेरिएबल मुझे चाहिए, मैं उसको कॉल करा लूँ। कॉल कैसे कर सकता हूँ ये भी मैंने बताया आपको, कार डॉट नेम। सही है, आपके पास वो वेरिएबल आ गया, सिंपल। अब मुझे इस नेम की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं ये करूंगा
तो उधर बदल गया होगा। अब मैंने कार किया तो अभी भी वो वह भी है। क्यों? क्योंकि नेम कोई और वेरिएबल है, किसी और जगह का वेरिएबल है, मैंने उसका नाम अखलाक रख दिया, उसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं आया। लेकिन अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाले वेरिएबल को चेंज करना है तो मुझे करना ही होगा, मैं सबसे पहले कार, मैं जावास्क्रिप्ट को बताऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, उस कार ऑब्जेक्ट की, उस ग्रुप की, उसके अंदर क्या है, नेम, उसकी वैल्यू चेंज कर दो और कर दो अखलाक। अब मैं कार करूंगा तो देखिए वो नेम चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट का ये काम है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर अभी तो सिंपल आपने वेरिएबल सेव की, उसके अंदर स्ट्रिंग रखा, ठीक है, स्ट्रिंग्स ही हैं, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है। जिस तरीके से आप वेरिएबल में फंक्शन भी सेव कर सकते हो, आप वेरिएबल में नंबर भी सेव कर सकते हो, स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हो, एरे भी सेव कर सकते हो। इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये नाम है वो वेरिएबल्स ही तो हैं, तो आप इसमें भी कुछ भी सेव कर सकते हो, जिस तरीके से आप आम वेरिएबल में सेव कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास ये जो कार है, वैसे इसको हम दोबारा बनाने जाते हैं क्योंकि वो ये रहा, ठीक है। यहां पर मैं एक वेरिएबल दे रहा हूं ऐड। ऐड में मैं क्या दे रहा हूं, एक फंक्शन नाम, ठीक है। अब देखिए मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आप कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, नेम, कलर और ऐड, 3 वेरिएबल्स हैं। पहले 2 वेरिएबल्स में क्या सेव हुआ है, स्ट्रिंग, लेकिन ये तीसरा और आखिरी जो वेरिएबल है वो ऐड, वो उसमें क्या दिखा रहा है, एफ, वो फंक्शन है। अब देखें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कार डॉट ऐड, तो क्या मैं वैल्यू इसकी ऐसे सेट करूंगा ब्रैकेट्स में, क्यों, क्योंकि ऐड अब क्या है, फंक्शन है। अगर आप इसको ऐसे करोगे हेलो, और अब आप कार करोगे तो इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, ऐड को हेलो बना दिया। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ऐड एक सिंपल वेरिएबल है जो कि ग्रुप है कार, उसके अंदर सेव है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या गलत दे रहे हो, क्या सही दे रहे हो। आप सिंटैक्स सही दे रहे हो, वो अपना काम कर देगा, लेकिन आप तो ये चाहते ही नहीं थे, आप तो चाहते थे वो फंक्शन चले। तो हम पीछे और दोबारा जाते हैं, वो फंक्शन दोबारा लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये फंक्शन चलाना है। वैसे आप ये काम .html के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, वो आपको चेंज होने नहीं देगा, ठीक है। कार डॉट ऐड, अब मुझे उसको चलाना है तो ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर मैं कोई भी चीज दे दूंगा, हेलो, तो उसने वो क्या किया, फंक्शन चला दिया, ठीक है। अब यही सेम काम हो रहा है इधर। सेट एट्रीब्यूट और इनर HTML। अब बात समझ आ रही है। इनर HTML जो अभी आपने ये वाला वेरिएबल पढ़ा, अब जैसे इसमें नेम एक सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर एक नाम सेव हुआ है, तो इनर HTML उस तरह से एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग सेव होती है। वो स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग है, जो कि आपके HTML टैग के बीच में होगी। और जो सेट एट्रीब्यूट है ये एक फंक्शन है, और फंक्शन आपने देखा कि फंक्शन मुझे कैसे कॉल करवाना है, डॉट ऐड, और उसको पैरेंथेसिस में मुझे डेटा देना है। मैं ये नहीं कर सकता कि कार डॉट ऐड इक्वल्स टू और कोई वैल्यू सेट कर दी। अब ये फर्क समझ आ रहा है कि दोनों में फर्क क्या है। फंक्शन और वेरिएबल, इसको आप पहले तो खुद घर पे जाके चेक करें कि इनको वैल्यू सेट कैसे होंगी और इनमें
उनको एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है, फंक्शन मुझे उसके अंदर चलाना है तो कैसे करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले तो आप बार बार बनाएं, अलग अलग किस्म के ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके अंदर अलग अलग डेटा दें, उसको चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्ट वाला मसला है, आपको बेसिक ऑब्जेक्ट का नहीं पता। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हुए वैल्यू में अगर मुझे कोई स्ट्रिंग बदलना है तो कैसे बदलेगी, और अगर मुझे फंक्शन को चलाना है वो कैसे चलाना है, जैसे अभी मैंने किया। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, सेम ये जो मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, ये आपको दोबारा से रिपीट करना है पहली चीज, ताकि आपको समझ आए कि ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ एक स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे चेंज करना है और फंक्शन वेरिएबल कैसे चेंज करना है, पहली चीज। ठीक है, वैसे इसको देख ही लेते हैं। तो अब ये है डॉक्यूमेंट, नॉर्मली हम कैसे बुलाते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, लेकिन उसमें जो बॉडी होता है उसको आप डायरेक्टली बॉडी को कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसमें डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देने की जरूरत नहीं होती, बॉडी होगी क्योंकि उसको पता है बॉडी तो होगी। तो आप अगर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, तो आप देख रहे नीचे वो आपको स्ट्रिंग दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है वो राइट कलर में नॉर्मली क्या दिखाता है, स्ट्रिंग दिखाता है। तो आपको पता लग रहा है कि इनर एचटीएमएल क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग सेव हुई है। वो स्ट्रिंग, हाँ ये याद रखना जरूरी है कि वो स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग है, वो कोई आम स्ट्रिंग नहीं है, ये वो स्ट्रिंग है जो किसी भी एलिमेंट के बीच में पाई जाती है। सही है, इसका मतलब है कि अगर मुझे इस H1 के बीच में लिखे हुए हेलो को हेलो वर्ल्ड करना है तो मैं इसकी इनर HTML की जो वैल्यू है वो न्यू कर दूंगा। सही है, जैसे कि 8 इज इक्वल्स टू, पहले लिखा हुआ था 8 इज इक्वल्स टू हेलो, तो मुझे क्या करना है 8 इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। सिंपल ये काम करना है, सिंपल। डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट आईडी के जरिए। ठीक है, अब लेकिन दूसरा क्या था, तो सेट एट्रीब्यूट में लिखा मुझे क्या बता रहा है, फंक्शन। ये फंक्शन है। अभी फंक्शन क्या है, क्या क्या रिसीव करता है। अगर देखिए ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ी हैरत हुई, आप में से किसी ने भी कॉन्सेप्ट खोल के चेक नहीं किया कि ये कैसे होगा, किसी ने भी नहीं। इनर एचटीएमएल एरर दे रहा था, सेट एट्रीब्यूट एरर दे रहा था, क्योंकि आप लोगों ने इनर एचटीएमएल को आप लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ था, सेट एट्रीब्यूट को आप लोगों ने सिंपल वेरिएबल बनाया हुआ था, तो एरर्स थ्रो हो रहे थे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सिंपल कंसोल खोला और उसने वो लाइन टाइप की हो और क्रोम से पूछ लिया हो कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ। इतनी मेहनत की हुई है गूगल वालों ने इसको बनाने में, सारा आपको बना के दिया है, इतनी आपकी हेल्प आउट करता है, किसी ने भी इसको यूज नहीं किया। अब देखो वो आपको खुद बता रहा है, जब आपने सिर्फ सेट एट्रीब्यूट लिखा, आप भूल गए कि भाई ये सिंपल वेरिएबल था या ये फंक्शन था। आपने जहां तक काम लिखा वो नीचे आपको बता रहा है कि क्या है, फंक्शन। जब इसने फंक्शन बोल दिया तो लाजमी बात है कि ये ऐसे चलेगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई सवाल नहीं। क्यों? अगर आप ये नहीं करोगे, एंटर दबाओगे, तो आपको रिटर्न क्या कर देगा, पूरा का पूरा फंक्शन। क्योंकि ये पूरा जो फंक्शन है किसमें सेव हुआ है, सेट एट्रीब्यूट के अंदर। क्या हम फंक्शन ऐसे ही नहीं बनाते थे, एक वेरिएबल के अंदर सारा का सारा फंक्शन सेव करवाते थे। अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा करवा लेता हूं, क्योंकि आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे। अगर आप var बाय फंक लिखेंगे तो ये वाला तरीका भी मैंने आपको बताया था। ये आपको पूरी ये बात बता रहा है, ये पैटर्न आपको फुल बता रहा है कि फंक्शन सिंपल यहां पे क्या हुआ है, इस वेरिएबल में सेव हुआ है, इसका और कोई काम नहीं है, ये सारा फंक्शन इसके अंदर सेव हुआ है। अगर आप इस वेरिएबल को कहीं पे लिख के एंटर मार देंगे तो ये पूरा का पूरा जो आपका कोड है फंक्शन का, ये वहां पर रिप्लेस हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। जिस तरीके से यहां पे इसने वो पूरा का पूरा नीचे फंक्शन लिख दिया। अब ये फंक्शन आपको पूरा दिखा नहीं रहा क्योंकि क्या है, नेटिव। नेटिव का मतलब है कि बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो आपको इसका कोड नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर ये आपका वो कस्टम फंक्शन होता है जैसे ये है,
देखते हैं कि ये फाइल चलती है इज्जत से कि नहीं। अभी मुझे एरर दे रहा है इनर HTML इज नॉट अ फंक्शन। अब मैंने यहीं पे कहीं पे फनकारी कर दी होगी इनर HTML के साथ। 188 अच्छा, आप लोगों को ये भी नहीं पता था ये कंसोल था, ये आपको एरर बता रहा है। काफी बच्चों के सामने एरर लिखा हुआ था, वो एरर बता रहा था कि मसला क्या है। आई थिंक मैंने ये बताया था कि ये वहां पे आपको बताता है कि किस फाइल में मसला है और किस लाइन नंबर में मसला है, लेकिन को नहीं देगा। डीबग का मतलब है कि एरर हटाते हुए, ठीक है। तो यहां पे आप इसको एरर को पढ़ना सीखें। वो आपको क्या बता रहा है, HTML ऑब्जेक्ट और इनर HTML इज नॉट अ फंक्शन। एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है, बहुत क्लियर स्टेटमेंट कि इसका मतलब है कि आपने डॉट इनर HTML को फंक्शन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है और वो आपको बता रहा है ये फंक्शन नहीं है भाई। सिंटेक्स वो मैंने यूज किया है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ होगा। और ये आपको क्या बताता है, यहाँ पे साइड पे आपको उस फाइल का नेम बताता है जहां से एरर आ रहा है और उसका लाइन नंबर भी बता रहा है। अगर आप इतने आलसी हैं कि आप VS कोड में जाकर खुद उस लाइन पे नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वो आपको क्रोम में ही आपकी JS की फाइल खोल के बता देता है कि भाई ये रहा मसला, ठीक है। तो लाइन नंबर 188 में मुझे पता है कि मैंने ये चीज यहां पे गलती की हुई है। अब मैं इसको मिटाऊंगा तो ये एरर गया, सही। जब पहले अगर आपने देखा तो माय फंक अनडिफाइंड दे रहा था क्योंकि माय फंक वेरिएबल बना ही नहीं था। माय फंक बना हुआ है 210 लाइन नंबर आए थे और एरर थ्रो हुआ 188 पे। तो क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन पे काम करती है जावास्क्रिप्ट, तो 198 पे ब्रेक हो गई। तो नीचे जो भी काम हुआ उसने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, ठीक है। तो अब ये माय फंक है, उसको मैंने एंटर लगाया तो इसने मुझे मेरे पूरे फंक्शन का कोड दे दिया, ठीक है। तो फंक्शन को ऐसे कॉल ही नहीं किया जाता। फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, मुझे इस फंक्शन का नाम लिखना है, ब्रैकेट लगानी है। अब ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगी, चलाएगी। उसको पता है कि आप इस फंक्शन को चलाना चाहते हो। अभी मैंने इसमें कोई पैरामीटर नहीं लिया है, क्यों, यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस फंक्शन में मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं रिक्वायर किया है, तो मैं यहां पे उसको कोई भी पैरामीटर नहीं देता, उसके बगैर ही चल जाता है। लेकिन अगर मैंने कोई मांगा हुआ है तो आप उसको दोगे, नहीं दोगे तो वो अनडिफाइंड दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे सेट एट्रीब्यूट की। डॉक्यूमेंट वैसे आप डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से करेंगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको डॉट बॉडी डॉट सेट एट्रीब्यूट यहां तक लिख के आपको ये पता लग गया कि कैसे पता करना है कि ये फंक्शन है या वेरिएबल। आप सिंपल इतना लिखें, वो नीचे आपको ऑलरेडी बता देगा। जब उसने फंक्शन लिख दिया तो इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे क्या लगेंगे, ब्रैकेट। जब आप ब्रैकेट लिख लें, आप इसके बीच में क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि फंक्शन कौन कौन से पैरामीटर रिसीव कर रहा है। अगर वो कोई भी रिसीव नहीं करेगा तो ये यहाँ पे एम्प्टी दिखाएगा, खाली दिखाएगा। जब वो खाली दिखा रहा है तो आप समझ जाएंगे वो कोई भी चीज नहीं मांग रहा। अगर उसमें कोई चीज मांगी गई होगी तो वो आपको उस पैरामीटर के नाम बताएगा, सही है। अब ये क्या क्या मांग रहा है, उस एट्रीब्यूट का नेम और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये अगर आपने देखा हो तो ये क्या चाह रहा है ये, अब जैसे ये है आईडी, इधर एट्रीब्यूट है, ये तो सबको याद है, इसको एट्रीब्यूट ही कहते हैं ना। तो एट्रीब्यूट का ये नाम होता है और ये उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है।
तो यहां पे भी हमें सिंपल क्या करना था कि पहले मैं आपको उसका नाम देना है। तो जैसे कि मैं क्लास एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूं इसका। अब एट्रीब्यूट आप जो भी सेट करना चाहें इसे सेट कर सकते हैं। आपको जस्ट उसका नाम देना है और दूसरी बारी कैसे होगी, कॉमा। और देखिए वो बोल्ड कर रहा है, पहले उसने नेम को बोल्ड किया हुआ था, वो किसको बोल्ड कर रहा है, वैल्यू, क्योंकि वो समझ रहा है कि आपने पहली उसको पैरामीटर दे दिया है, पहला पैरामीटर आ गया, अब वो दूसरे को उसने बोल्ड कर दिया कि भाई मुझे वैल्यू बताओ। अब ये दोनों स्ट्रिंग होगी, इसका ख्याल रखिए, सही है, ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी। पहले भी मैंने क्या दिया है, क्लास स्ट्रिंग। अगर आप इसको ऐसे देंगे तो उसको लगेगा कि क्लास क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन हमने तो क्लास का वेरिएबल कोई भी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो इसको जो डेटा चाहिए वो स्ट्रिंग चाहिए, और दूसरे में आप उसको वैल्यू बताते हो। मैंने इसको क्लास का नाम दे दिया डमी क्लास, और मैंने एंटर दबा दिया। अब जरा अगर आप एलिमेंट्स में आए तो आप एलिमेंट में बॉडी के साथ कौन सी क्लास लग गई है, डमी क्लास। वो सिंपल बॉडी के टैग पे गया है, उसने क्लास का एट्रीब्यूट उठाया है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम पीछे हुआ, आपको नहीं पता, क्योंकि सेट एट्रीब्यूट एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये सारा काम उस फंक्शन ने कर दिया। अब एक और चीज है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल। अब मैं इसका इनर एचटीएमएल क्या सेट कर रहा हूं, डमी एचटीएमएल। लेकिन पहले इसको मुझे चेक कैसे करना है कि क्या चीज है। अगर ये फंक्शन होता तो नीचे एफ आता, अगर ये नंबर होता तो नीचे नंबर लिखा हुआ आता, अगर ये बूलियन होता तो नीचे बूलियन लिखा हुआ आता। लेकिन जब वो ऐसे कोई चीज लिख देना लाइन, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि इसके अंदर क्या सेव हुआ हुआ है, स्ट्रिंग। और आपको स्ट्रिंग रिप्लेस करने का तरीका पता है कि इक्वल्स टू लगा के आप उसको न्यू स्ट्रिंग बता दो। अब न्यू स्ट्रिंग में मैंने दोबारा से मैं लिख देता हूं न्यू स्ट्रिंग। जब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो पूरी बॉडी में क्या आ गया। अब यहां पे एक टेक्निकल चीज समझने की जरूरत है आपको। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आप इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू कोई चीज करेंगे तो बॉडी के अंदर पहले से जो चीजें लिखी हुई थी वो लिखी रहेंगी, ये नीचे से आ जाएगा सिर्फ न्यू एचटीएमएल। नहीं, इनर एचटीएमएल का मतलब है पूरा कोड, बॉडी के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है आपने क्या कर दिया है, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था आपने उसको किससे बदल दिया है, न्यू स्ट्रिंग। तो पीछे जो भी कोड लिखा हुआ था, H1 था, कुछ भी था, P था, उन्हें सबको इरेज करके उसने क्या कर दिया, न्यू स्ट्रिंग लगा दी। अब मैं चाहता था कि नहीं ये तो मसला है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि जो पहले से लिखा हुआ है वो ऑलरेडी रहे, ठीक है, उस पर कोई चेंजेस ना आए, लेकिन हाँ ये एक नई चीज है ये भी ऐड हो जाए, सही है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को जो चीज बताई थी वो क्या थी, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है, वो कहता है कि भाई इसके अंदर जो पहले इनर एचटीएमएल लिखा है वो रहे, उसके साथ कोई पंगा ना हो, लेकिन ये मेरी एक मेरा एलिमेंट है, ये भी तुम ऐड कर दो। अब जरा इसको देखते हैं। अब ये सब कुछ वापस आ गया क्योंकि मैंने रीलोड किया। अच्छा ये बात समझ आ रही है, यहाँ पे मैं जो भी इनर एचटीएमएल कर दूंगा, जो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं जो भी चेंजेस करता हूँ वो हार्ड कोड एचटीएमएल को चेंज नहीं करता। हार्ड कोड एचटीएमएल क्या है, जो यहाँ पे एचटीएमएल लिखी हुई है, ये इसको चेंज नहीं कर सकता। जब आप पेज को रीलोड करेंगे वो सब उड़ जाएगा जो जावास्क्रिप्ट ने चेंजेस किए होंगे, लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जावास्क्रिप्ट का वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट दोबारा लग जाएगी रीलोड होने के बाद, वो सब कुछ दोबारा चेंज हो जाएगा। ये एग्जीक्यूशन है सारी। लेकिन अगर आप उस जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दोगे, आप जावास्क्रिप्ट को हटा दोगे, बोलोगे ये ना लगे, तो आप रीलोड करोगे तो जो नया जो एक्चुअल पेज है जिसमें एचटीएमएल है सिर्फ वही रहेगा, सही है। अभी जरा अपेंड चाइल्ड को हम देख लेते हैं। अब ये है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड।
जब मैंने अपेंड चाइल्ड किया तो उसने नीचे क्या लिखा, फंक्शन। अब ये अगर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू ऐसे सेट नहीं होगी इक्वल्स टू लगा के, ये बात कंफर्म है। इसकी वैल्यू कैसे सेट होगी, पैरेंथेसिस लगा के। अब पैरेंथेसिस के अंदर आप जाएंगे तो आपसे वो क्या मांग रहे हैं, नोड। नोड HTML टैग का दूसरा नाम है। HTML टैग जो आप जितने भी लगाते हैं उसको हम दूसरी जबान में क्या कहते हैं, नोड। नोड उसको हम क्यों कहते हैं, नोड होती क्या है, नेटवर्क। इंटरनेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैट्रिक क्लास में थी, पता नहीं कहाँ थी। अच्छा छोड़ो। तो इंटरनेट में ये होता है कि भाई इंटरनेट जो है वो क्लस्टर ऑफ नोड्स है। नोड्स आपके कंप्यूटर्स हैं, यानी कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। जो वो एक कनेक्टेड कंप्यूटर है उसको हम नोड कहते हैं। क्यों नोड कहते हैं, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। सही है, मतलब एक डॉट है, वो एक डॉट है, वो कनेक्टेड है बहुत सारी और जगहों से। तो एक मिडिल पॉइंट है, चौरंगी। रोड पे आप जा रहे होते एक चौरंगी है, अब इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है, वो एक जगह पे आके मिलते हैं, तो वो एक नोड कहलाती है, जहाँ पे बहुत सारे रास्ते आके जुड़े। इस तरीके से जो आपका HTML का टैग है वो भी नोड है। क्यों, क्योंकि आप एक HTML के टैग के अंदर और दूसरे टैग लगा सकते हैं। अब जैसे div का है, div के अंदर फर्ज करें 3 H1 लगे हुए थे, तो अब जो ये पहला div है ये एक नोड है। इस नोड के अंदर कितने 3 और कनेक्शंस बने हुए हैं जो कि 3 H1 के टैग्स हैं। फिर वो H1 के अंदर कुछ और टैग्स लिखे हुए हैं या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो एक और नोड है। तो इसका नोड दूसरा नाम है। अब अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं क्या कर देता हूं, H1 न्यू एलिमेंट एंटर। अब मुझे क्या एरर दे रहा है कि मैंने इसको क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग, लेकिन उसको चाहिए क्या, नोड। सही है। तो ये जो फनकारी हुई थी क्रिएट एलिमेंट वाली, ये बेसिकली आप कर क्या रहे थे, आप नोड बना रहे थे। क्यों, क्योंकि अपेंड चाइल्ड नोड एक्सेप्ट करेगा और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता हो। तो ये जब आप करते हैं अपेंड चाइल्ड, अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सारा कुछ किसके अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो डॉक्यूमेंट हमारा मेन वेरिएबल है। तो इसके अंदर इन्होंने आपको एक फंक्शन बना के दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। क्रिएट एलिमेंट मैंने क्या नीचे क्या है, फंक्शन। तो मतलब ये क्रिएट एलिमेंट एक फंक्शन बना रहा है जो कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है। जावास्क्रिप्ट के जरिए खुद छेड़छाड़ कर इसको इससे बोलते हैं क्या स्टफ प्रोग्रामिंग में, किसको, जो पूरा हार्ड कोडेड HTML के अलावा जावास्क्रिप्ट के जरिए एक न्यू HTML टैग बनाना, ये डॉम मैनिपुलेशन कहलाती है, डॉम मैनिपुलेशन। तो अब ये लोकल नेम जो है, अब ये आपसे बेसिकली क्या मांग रहा है कि मैं कौन सा एलिमेंट बनाऊं, मुझे इस एलिमेंट का नाम बताओ। तो आप उसको सिंपल उसका नाम बता देते हो, न्यू एलिमेंट। ये एक मैं नया वेरिएबल बना दिया मैंने, क्योंकि इसको मुझे कहीं ना कहीं सेव तो करना है, वरना मैं इसको सेव नहीं करूंगा तो बन तो जाएगा लेकिन मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि वो कहीं पे सेव ही नहीं हुआ। तो न्यू एलिमेंट किया, तो न्यू एलिमेंट, तो जो कि मैंने न्यू एलिमेंट किया ना, तो वो पूरा उसने HTML का कोड लिख दिया। सही है। तो ये एक नई कहानी हुई। अगर आप खुद वो लिख रहे थे, अब आप ऐसे करके जब आपने ये चीज लिखी थी, तो जरा इसमें फर्क देखें। फर्ज करें ये ऐसे है, तो देखिए वो रेड कलर का स्ट्रिंग आपको क्लियरली दिखा रहा है जब आप इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर दे रहे हैं। सही है। लेकिन यहां पे देखिए कोई कोटेशन मार्क्स नहीं है, तो एक अलग डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक नोड डेटा टाइप है जो जावास्क्रिप्ट की अपनी डेटा टाइप है। और ये कैसे बनी, डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट का जो फंक्शन है वो एक नोड डेटा टाइप नहीं बनाता है। क्यों, हमने क्यों सारी फनकारी करी, क्योंकि मुझे अपेंड करना है।
किस में अपेंड करना है, कहीं भी मैं कर सकता हूँ, अभी मैं बॉडी में कर रहा था। और क्योंकि अपेंड चाइल्ड का जो फंक्शन है वो सिर्फ क्या एक्सेप्ट करता है, मोड। तो अब जरा हम करते हैं दोबारा वही काम, ये स्ट्रिंग में हटाता हूं, ठीक है, और मैं इसके क्या पास करता हूं, न्यू एलिमेंट, मैं एंटर मारता हूं, उसने कोई एरर नहीं दिया। अब क्योंकि मजे की बात थी कि उस H1 के अंदर कुछ भी नहीं था, वो खाली H1 था। क्रिएट एलिमेंट अगर आपको याद हो, न्यू एलिमेंट सॉरी न्यू एलिमेंट देखें तो इस H1 के अंदर कुछ भी है, तो मुझे वहां तो कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इधर आऊंगा, मैं बॉडी के अंदर देखूंगा, तो ये रहा आपका नया नया बना हुआ टैग। तो ये सारी चीजें हैं जो अपेंड चाइल्ड, इनर HTML और आपका सेट एट्रीब्यूट, ये तीन वैल्यू सॉरी ये मेथड्स, इनको चलाने के तरीके, उनको चेक करने के तरीके मैंने दोबारा आज कराए। ये मैं दोबारा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि HTML DOM मैनिपुलेशन या HTML DOM में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट के अंदर होता क्या है, रिएक्ट के अंदर सिंपल काम ये होता है कि आप DOM मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, आप HTML में कुछ भी नहीं करते। जितना आप HTML का कोड बनाते हैं वो 90% आप रिएक्ट में, रिएक्ट एक सिंपल लाइब्रेरी है, बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट में 90% HTML लिख रहे होते हैं, 90%। तो जब आप 90% HTML लिखोगे और आपको ये लिखना ही नहीं आएगा, आपको ये नहीं पता होगा कि इसका मुझे क्लास कैसे देनी है, मुझे इसमें नया एलिमेंट कैसे ऐड करना है, तो आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। पहले की जो क्लासेस थी वो जस्ट आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स बता रही थी, ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनता है, वेरिएबल कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एरे कैसे बनता है। अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है ये अब आपका HTML और जावास्क्रिप्ट का इंटरेक्शन है, ठीक है। आप इसको जरा देखें, थोड़ी ट्राई करें, लेकिन जावास्क्रिप्ट HTML CSS की तरह नहीं है, आप बहुत भूल जाएंगे, इसमें हजारों कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि एक फंक्शन को आप अपनी तरफ से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो आपका यूज केस है कि वो आपको फंक्शन कैसे चलाना है, उसमें क्या कोड होना चाहिए, वो क्या करना चाहता है। मैं हर किस्म का भी तरीका आपको नहीं बता सकता कि फंक्शन कैसे कैसे यूज हो सकता है, ये तो आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, सही है। तो थोड़ी आप प्रैक्टिस करें, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये इसका सिंटैक्स क्या है, ये चलता कैसे है। अभी जैसे कल लास्ट आपकी प्रैक्टिस क्लास में आपको यही नहीं पता था कि वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग कैसे बदलनी है, और कोई फंक्शन है अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कैसे डेटा पास करना है। अब सेट एट्रीब्यूट फंक्शन है, आप उसको इक्वल्स टू देके आप उसको वैल्यू पास कर रहे हो, सही है। इधर HTML एक सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव होती है, आप उसको फंक्शन की तरह पैरेंथेसिस देके उसको आप वैल्यू दे रहे हो, तो कैसे चलेगा। तो इसको आप जरा पहले तो डीबग करना सीखें, पहले देखेंगे एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, आप उसको थोड़ा चेक करना सीखें। अगर आपको मसला हो रहा है तो आप ये लाइन कॉपी करके, जो भी यहां से लाइन है इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करके आप जरा चेक करेंगे वो है क्या। पहले तो पहला सवाल तो ये होना चाहिए आपका कि ये है क्या, ये फंक्शन है, ये सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है, ये बूलियन है। अगर ये बूलियन होता नीचे बूलियन आ जाता, बूलियन में ट्रू फॉल्स, तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि इसमें मुझे करना क्या है। अब आपको पता लग गया ये फंक्शन है तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगाने हैं। जब आप ब्रैकेट लगा लोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट ये भी बताएगा कि इसको क्या चाहिए। सर कभी ये भूल जाए कि इसका सिंटैक्स क्या है, ब्रैकेट लगाना है या इज इक्वल टू लगाना है, ये हम कहाँ से निकालें। तो अगर आप ऐसा भूल जाते हैं तो आप गूगल पे लिखें जावास्क्रिप्ट फॉर डमीज और आप उसकी वीडियोस में जाएं और आप जावास्क्रिप्ट फॉर डमीज की ये पहली वो वीडियो है, लर्न जावास्क्रिप्ट फॉर 1 आवर, इसको आप देख लें जरा। हाँ नहीं, अगर आप मैं किसी सही बता रहा हूँ, अगर आप भूल जाते हो सिंटैक्स भूल जाते हो तो आप ये जावास्क्रिप्ट फॉर डमीज इसको कहते हैं। ये बंदा वो बड़ा बेहतरीन पढ़ाता है नौश हमदानी, ठीक है। वो अभी मसला ये है कि इस गंजे को पहले अगर आप सुनते तो आपको पता नहीं लगता है बोल क्या रहा है। अब अगर अंग्रेजी भी बोलेगा तो आपको पहले से पता है कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है,
कैसे सेव होता है, सिर्फ आप भूल गए। तो ये खुद ही लिख रहा होगा ना कि ये फंक्शन है, मैं इसको वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे हाँ समझ आ गया, चलो परे हटो, ठीक है। तो अगर आप भूल जाते हो तो आप ये जावास्क्रिप्ट फॉर डमीज लिखो। वैसे डमीज का अगर आप मायने देखेंगे तो आप मुझे कुछ कहिएगा मत, लेकिन अब क्या करें, हाँ छोड़ो यार, बाद में देख लेना। आई क्रिएट एलिमेंट, तो अब आपको पता लग गया कि इसके अंदर आपको कैसे चेक करना है कि इसको कौन सा पैरामीटर चाहिए। इसको चाहिए लोकल नेम। लोकल नेम बेसिकली आपको वो मांग रहा है कि इसके आपको एलिमेंट क्या बनाना है। जावास्क्रिप्ट वालों को पता था कि लोग इतने मसले मसाइल होंगे, तो उन्होंने फंक्शन का नाम क्या लिखा है, क्रिएट एलिमेंट। अल्लाह के बंदे वो फंक्शन है जो एलिमेंट बनाता है, क्रिएट एलिमेंट। उन्होंने कोई फंक्शन का नाम भी मुश्किल सा भी नहीं रखा कि ऐसे नहीं अगर लोग भूल जाएंगे पता नहीं क्या करता था। उन्होंने क्रिएट एलिमेंट, आपको एलिमेंट बनाना है, उन्होंने उसका नाम क्या रखा है, क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट बनाओ। जावास्क्रिप्ट आपसे कह रही है कि अल्लाह के बंदे मैं एलिमेंट बनाता हूँ, इसके अंदर आप कुछ और ना बनाने लग जाना, ये कुछ और ही बनाएगा। तो क्रिएट एलिमेंट बनाना है, तो अगर आपको कोई चीज बनानी है तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए आप बनाने क्या चाह रहे हो। तो आप सिंपल उसको यहाँ पे बताते हो कि भाई तुम्हें डिफ बनाना है, या आपको कुछ और चीज बनानी है। अगेन आप ये भी बोल सकते हैं कि इधर इसको जो डेटा पास करना है वो स्ट्रिंग में करना है या कुछ और करना है, ठीक है। तो सिंगल कोड लगेंगे, डबल लगेंगे, नहीं लगेंगे। अच्छा, सिंगल कोड और डबल कोड का भी एक सिस्टम होता है। सिंगल कोड और डबल कोड दोनों वैसे स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग के अंदर आपको कोई और कहीं से कोटेशन आ रही है, जैसे पाथ है, कुछ भी है, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि माइक said my name is Mike। अब ये मैं स्ट्रिंग बनाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये माय नेम इज माइक है, ये स्ट्रिंग से बाहर आ गया। ये बाहर क्यों आया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को लगा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग खत्म हो गई और यहाँ से दूसरा कोटेशन आया ही नहीं, तो उसने लगा कि भाई ये स्ट्रिंग तो है ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो उस ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या होता है कि हम ये चीज करते हैं, हाँ, आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि भाई अगर बाहर सिंगल कोट है और अंदर आपको एक और कोटेशन मार्क्स देने हैं, तो बाहर सिंगल होना चाहिए फिर अंदर डबल होना चाहिए। अगर बाहर डबल है तो फिर अंदर सिंगल होगा, एक जैसा ना हो, बस आपकी वैसे मर्जी है। नॉर्मली हम लोग मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के लिए क्या यूज, मल्टीपल लाइन के लिए यार ये होता है, ये एक मिनट, ये ट्रिपल कोट ये डबल लाइन के लिए, ये पाइथन का तो नहीं है, पाइथन के ये पता नहीं इसमें काम। हाँ ये पाइथन का, सॉरी पाइथन का भाई, इसका होता है ये, आई थिंक ये है, हाँ ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। सवाल ये था कि मल्टीपल लाइन है, एक तो स्ट्रिंग है कि भाई आप एक यहाँ से आप ओपन कर रहे हो, आप जैसे एंटर दबाओगे ना तो आपने स्ट्रिंग तोड़ दी। अगर डबल लाइन बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ा स्ट्रिंग है, तो आप डबल कोटेशन के अंदर उसको ना रखो, उसके अंदर आप उसको डबल लाइन सिंटैक्स यूज करो। डबल लाइन सिंटैक्स में क्या होता है कि ये वाले पैरामीटर होता है, ये कीबोर्ड के बिल्कुल पैरामीटर होता है, ये वाला स्केप के ठीक नीचे होता है, ये कभी यूज नहीं होता, ये जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। GTA वाइस सिटी यूज किया, कौन सी चीट लगा देते? बहुत ज्यादा लगाई। क्या है वो? बता रहे हो कौन सी लगानी थी? अच्छा, वो कौन से होते? फैनी मैग्नेट की तो बात नहीं कर रहे? सर मेरे छोटे भाई के साथ वो तो बात नहीं कर रहे लड़के ना, वो ढूंढ एक चीज निकालते हैं।
खेली सब खेली वाली। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आती, लड़कों को मैंने देखा है फैली मैली लगा के जब आपस उनके आसपास क्राउड बन जाता है लॉजिक आंसर निकाल के मारना शुरू कर देते ये लॉजिक में समझ नहीं आ रही। ठीक है गाड़ी में बिठाएंगे उतरेंगे बाहर रॉकेट आंसर से मार देंगे। करना क्या चाहते हैं रॉकेट आंसर? सर एक चीज ज्यादा हो जाए इसकी कदर कम हो जाए। अच्छा चलो ये दोबारा हम वापस आते हैं। ये तो बचपन की कहानियां थी, अब तो बड़े हो गया। तो अच्छा तो हम बात कर रहे थे अपेंड चाइल्ड और सेट एट्रीब्यूट की। तो ये चीजें क्रिएट एलिमेंट वाला ये चक्कर है। अब देखिए आपको सिर्फ सिंटैक्स याद रखना है और काम। अब देखिए यूज क्या है। मैं आपको कहता हूं कि भाई मुझे एक H1 का एलिमेंट बनाना है। H1 के एलिमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए कि दिस इज हेडिंग और वो एक डिव है, डिव चलो बॉडी है सिंपल, अभी डिव की बात नहीं आती। वो बॉडी के अंदर बस अपेंड हो जाए यानी कि आ जाए, अपेंड हो जाए, पूरी की बॉडी बना हो जाए, वो अपेंड हो जाए। तो केस क्या है, आप हमेशा इसको ऐसे लेके चलो। आप पहले एक लिखो मेक अ हेडिंग सेइंग heading 1 and put that inside of body tag। ये इसका कमेंट का भी तो होगा कुछ। नहीं यार इसको ऐसे ही करते हैं, इतना मजा नहीं आ रहा। पाइथन में होता है डॉग स्ट्रिंग, इसमें नहीं होता। सर ये क्या किया? मैंने समझा ये है कि भाई मैंने एक अपने लिए एक नोट बना दिया, जैसे कमेंट है। तो मैंने कमेंट में क्या लिखा है कि मुझे क्या बनानी है, हेडिंग बनानी है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा हेडिंग 1 और उसको मुझे कहाँ पे उसको रखना है बॉडी टैग के अंदर। अब ये मेरा यूज केस है। अब आपको मेथड्स पता है, सारे सब कुछ पता है कि कब काम कैसा होता है। अब आप देखिए ये यूज केस समझ के आप काम कैसे करते हैं। टास्क को पहले नंबर करना सीखें कि पहला टास्क क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। ठीक है अब वो क्या कहता है कि पहले मुझे क्या बनाना है, एक हेडिंग टैग बनाना है जिसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए हेडिंग 1। पहले तो हम ये बनाते हैं, अपेंड तो तब करेंगे ना जब हमारे पास हेडिंग का टैग होगा और उसके अंदर हेडिंग 1 लिखा हुआ होगा। जब ये चीज है ही नहीं तो कुछ करने का फायदा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, अभी मेरे पास हेडिंग टैग ही नहीं है तो मैं पहले क्या करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या बनाऊंगा इसमें H1 माय हेडिंग, इसका मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। ठीक है फिर उस समय हमने कार वाले ब्रेड बना तो वार नहीं लेते तो सोडा वो नहीं, ये मैंने बनाया वार लिखा था भाई, ऑब्जेक्ट की बात ऑब्जेक्ट में बना नहीं ये आप लिखा हो तो बेटर है, वहाँ जावास्क्रिप्ट समझ जाती है कि ये आपने वेरिएबल बनाने की कोशिश की है। ऑब्जेक्ट के अंदर हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर आप वहाँ नहीं लिखते क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी बनती है। नहीं जरूरी का नहीं है, ये सिंटैक्स ही नहीं है, वो अलग है थोड़ा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो ना तो हम उसको क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, उसको वेरिएबल नहीं कहते। वेरिएबल तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बार बार कह रहा था। पेरेंट बोलने के लिए फिर देखो जो ये सिंपल वेरिएबल होता है इसको हम कहेंगे क्या प्रॉपर्टी, और इसके अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्या मेथड। सिर्फ नाम बदल जाते हैं, काम सेम होता है और सिर्फ इसमें वार नहीं लगता क्योंकि उसको पता है कि इसमें जो आप अगर कोई नई चीज आप लिख रहे हो प्रॉपर्टी तो वो नया वेरिएबल ही है तो उसमें वार लगाने की जरूरत नहीं है। वापस आते हैं तो हमें क्या बनाना है, ये वाला काम करना है। तो सबसे पहले हमने H1 का टैग बनाया क्योंकि वो पहली चीज है। ठीक है ये टास्क या माइलस्टोन्स में काम करने का तरीका है। अपवर्क पे अगर आप देखेंगे तो अपवर्क पे आपको माइलस्टोन्स का एक मेथड मिलता है हर प्रोजेक्ट में, उसमें आप पूरे प्रोजेक्ट को माइलस्टोन्स में ब्रेक करते हो। ठीक है अब जैसे कि एक बंदे का कल मैसेज आया कि उसको एक वेबसाइट बनवानी है, उसके अंदर होना ये चाहिए कि कोई बंदा जो है अपना एक नाम लिखे कि मुझे मार्केटिंग कैंपेन बनानी है किसी स्टेशनरी शॉप के लिए कुछ भी।
ठीक है। अब उसका एक टेक्स्ट लिख के आ जानी चाहिए मार्केटिंग कैंपेन के लिए, मतलब ये स्टेशनरी की दुकान है, इसमें बहुत सारी ये चीजें होती हैं, वो चीजें होती हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए टेक्स्ट। ठीक है, तो अब इसने बोला कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे, तो उसको हमने किसमें ब्रेक किया, माइलस्टोन्स में। सबसे पहला काम क्या उसमें मैंने कहा उसको कि भाई सबसे पहला काम तो ये है कि एआई के थ्रू हमें टेक्स्ट जनरेट करवाना, ये पहला काम है। क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करते तो वेबसाइट किसी काम की नहीं, क्योंकि वेबसाइट का सबसे बेसिक तरीके उसका फंक्शन क्या है कि अगर आप उसको ये बताओ कि भाई ये स्टेशनरी की दुकान है और मार्केटिंग के लिए कोई भी एक पैराग्राफ लिख दो, तो जब तक वो ये टेक्स्ट जनरेट नहीं करता तो उस वेबसाइट का फंक्शन ही किसी काम का नहीं है। तो मैं उसको बोला सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, टेक्स्ट जनरेशन, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर जो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, जो इश्यूज हैं टेक्स्ट के, उसको आप रेक्टिफाई करोगे, उसको सही करोगे। तीसरी स्टेज पे आप वेबसाइट पे आओगे, चौथी स्टेज पे आप उसको डिप्लॉय कर दोगे। तो 1 2 3 4 ऐसे तो जो पहला मसला होता है वो हमेशा वो उसको आप रखते हो जो कि जिसके बगैर आगे काम बढ़ ही नहीं सकता। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जब मैंने देखा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक हेडिंग बनानी है इस नाम की, अब जब तक वो H1 टैग ही नहीं बनता तो ये किसी काम का ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, H1 का टैग। अब मैं यहाँ पे आकर मैं अपने वेरिएबल को चेक करूँ तो मेरा H1 का टैग बन गया, लेकिन मसला क्या है, ये खाली है। सही है, अब स्टेप बाय स्टेप आप इश्यूज को सॉल्व करते चलो। ये टैग खाली है तो अब मुझे इसको फिल करना है, तो इसका तरीका आपको बिल्कुल पता है। इसका वेरिएबल क्या है, माय हेडिंग। मुझे क्या चाहिए, इसकी इनर एचटीएमएल। ये इनर एचटीएमएल पूरी आप खुद ना लिखो, बच्चों ने क्या गड़बड़ की थी, एचटीएमएल ऐसे लिखा हुआ था वो चल ही नहीं रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी दी हुई है, तो ये आपको एग्जैक्ट नाम यही चाहिए, वरना वो उसको पहचानेगा ही नहीं। समझ रहे हैं, मैंने शुरू में बताया था कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, यानी कैपिटल बड़ा होगा छोटा होगा उसको फर्क पड़ेगा। स्ट्रिंग के अंदर आप जो करना चाहे करो, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन वेरिएबल के नेम्स, फंक्शन के नेम्स पर फर्क पड़ता है। तो डॉट इनर एचटीएमएल सबसे अच्छा तरीका है कि भाई मैं खुद नाम नहीं लिखता, हमेशा मैं IN लिखता हूँ। जो VS को सजेस्ट करता है मैं उसको बोलता हूँ तुम लिखो, रिस्क नहीं लेना है मेरे को, इक्वल्स टू, और मुझे हेडिंग में क्या लिखना है, अब नोट करो मैंने ये क्या दी है, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि अगर मैं उसको स्ट्रिंग नहीं दूंगा तो मुझे एरर दे देगा कि हेडिंग में कोई भी वेरिएबल नहीं है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई भी चीज किसी को वेरिएबल में सेट करनी है तो आप उसको क्या बना दो, स्ट्रिंग बना दो। तो वो आपसे नहीं पूछेगा ये क्या है इसके अंदर, आप वो उसको पता है ये स्ट्रिंग है, वो डिक्टो को भी छाप देगा वहां पे। ठीक है, इतना काम हो गया, हम वापस चलते हैं। अब जरा देखते हैं नाम कितना होगा। मैं माय हेडिंग को क्लिक करा तो मेरा H1 का टैग बन गया, उसके अंदर हेडिंग 1 भी आ गया। ठीक है, मैं अपनी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ता हूँ, मेक अ हेडिंग सेइंग हेडिंग 1 एंड पुट दैट इनसाइड ऑफ बॉडी टैग। ये लाइन कंप्लीट हो गई, H1 का टैग बन गया, उसके अंदर हेडिंग 1 भी आ गया। दूसरे में मुझे उसको कहाँ रखना है, बॉडी के अंदर, बॉडी टैग जो है आपका। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, समझ लें कि ये एक एक्चुअल कोड है। बॉडी को मैं आईडी देता हूं मेन। ठीक है, अब मसला ये है कि मुझे जिस टैग के अंदर वो हेडिंग 1 को रखना है, मुझे उसको जावास्क्रिप्ट में कॉल करना होगा। अब देखें इशू ये फंस गया, अब जब तक वो आपके पास टैग नहीं आता आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अब स्टेप बाय स्टेप, अब स्टेप क्या होगा, मैं उस एलिमेंट को कॉल करूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं मेन एलिमेंट, और इसको मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं डॉट बॉडी भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि ये किसी भी टाइप पे लगाया जा सकता है। इसको मैंने आईडी दे दी मेन। अब हम दोबारा वापस जाते हैं, मेन एलिमेंट, उसने मुझे क्या दे दिया, मेरी बॉडी या मेरा टैग जिसके अंदर भी मुझे ये चीज रखनी थी। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब मुझे वो टैग मिल गया है जिसके अंदर मुझे इसको अपेंड करवाना था। तो फाइनली
अब देखिए ये मुझे किसके अंदर रखना है, मेन एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं मेन एलिमेंट को कॉल करूंगा। मैं ये बच्चों ने क्या किया, माय हेडिंग, जैसे कि अभी H1 का ये टैग था, उन्होंने क्या करा होगा, माय हेडिंग डॉट अपेंड चाइल्ड माय हेडिंग। मैं देख के थोड़ी देर नहीं यार ये क्या साइन लगाई है, माय हेडिंग डॉट अपेंड चाइल्ड माय हेडिंग। अब्बा का बेटा है ये अब्बा, तो अब्बा कौन है, तो ये भाई ये तो देखो भाई तुम कल जा रहे हो, तुम अपेंड चाइल्ड कर रहे हो, अपना चाइल्ड सेट कर रहे हो, माय हेडिंग का माय हेडिंग, डब्बे के अंदर अंदर डब्बा, लेकिन अंदर डब्बा वो भी ऊपर बाहर वाला ही डब्बा। तो भाई ये वो उस वेरिएबल का नाम आएगा जिसके अंदर आपको रखना है। तो मेन एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड माय हेडिंग। अब जरा पीछे जाते हैं, रिलोड करते हैं, नीचे आते हैं, तो नीचे नीचे शायद पीछे वाले को नजर ना आए, लेकिन हेडिंग वन दिख गया है। तो ये वाला पूरा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो टास्क ऐसे आपको अप्रोच करना चाहिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। आप सारा कोड एक साथ ठूसने की कोशिश करोगे, आप फंस जाओगे। आप हमेशा पहले अपना टास्क लिखो कि आपको करना क्या है, इसको लाइन बाय लाइन लेके चलो। आप डिसाइड करोगे पहले मुझे क्या चीज बनानी है। अब मैं कहता कि टेबल बनाओ, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता, आपको टेबल का टैग बनाना पड़ता, फिर टेबल के टैग के अंदर TR बनाना पड़ता, TR के अंदर TD बनाना पड़ता, फिर ये पूरा जो टेबल है ये आपको फेंकना पड़ता जिस डेट के अंदर आपको ये टेबल रखना है। अगर बॉडी के अंदर रखना तो बॉडी के अंदर अपेंड चाइल्ड कर दो। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कोई भी टैग ऐसे बना सकते हो अगर आप लाइन बाय लाइन चलो। आपको तरीका सारा पता है कि क्रिएट एलिमेंट से पहले एलिमेंट बनाओ, उसका इनर HTML सेट करो जो आपका दिल करे, फिर उसको अपेंड कर दो। अब मसला क्या बनता है, अभी आपको ये काम मिलेगा, कल आप लोग एक टेबल बनाओगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, सही है। आप एक टेबल बनाओगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मजे की बात है, आज इन बच्चों को भी मैंने टेबल ही पढ़ाई है, तो अगर आप भूल जाए तो आज की वीडियो अपलोड होगी वो देख लीजिएगा। तो भाई टेबल आपको कल बनानी है JS के लिए। अब आपको पता है कि हर एक एलिमेंट को आपको क्रिएट एलिमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, फिर उसको अपेंड चाहिए। अब मुझे पता है मसले क्या होंगे। अगर आप 2 रोज बनाने जाओगे तो आप पहली रो को अगर HTML करोगे, पहली रो सेट कर दोगे टेबल के अंदर, आप दूसरी रो सेट करने जा रहे होगे तो भी आप इधर HTML कर दोगे दूसरी रो। जब आप फिर उसको चलाओगे तो दूसरी रो नजर आएगी, पहली रो गायब हो जाएगी, अपेंड चाइल्ड करना पड़ेगा, अब इन्हें HTML ही करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के सारे चेहरे देखेंगे ऐसा महसूस हो रहा है, आप लोग सोच रहे हो ये क्या बात हो रही है। ये वाली कहानी हो गई, बाहर आके जो बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं सर 24 था 25, आपका आंसर आ रहा है 450। तो अब ये देखेंगे, इसको अगर आप लेके चलें स्लो यार, मसला ये है कि मैं आगे ले जाऊं लेकिन इस कंडीशन के साथ ले जाऊं लेकिन क्या फायदा है, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए ना। अब रिएक्ट, अच्छा मजे की बात है कि रिएक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि रिएक्ट अपनी तरफ से उसको कटा के लिखो। जाहिर है यही है, देखिए यही है, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट एरे आप सर्वर बनाओगे यही चीज इस्तेमाल करोगे, आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है आप यही कोड इस्तेमाल करोगे, सारा सीन यही है। बस आपको सिंटैक्स की समझ होनी चाहिए कि सिंटैक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको एरे कब चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट कब चाहिए। अभी ये तो क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं है, एक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, इसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट कहते हैं बेसिकली। अब देखिए मसला क्या है, टास्क क्या है,
टास्क ये है कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट एक बंदा जब आएगा तो वो मुझे एक अपनी डेटा देगा, एक स्टूडेंट, वो उसकी डेटा क्या क्या होगी, उसका नाम होगा, उसके फादर का नाम होगा, उसका NIC नंबर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा और उसकी एजुकेशन होगी कि वो ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट है या मैट्रिक है। बात समझ गया? एक स्टूडेंट का एक अपना डेटा है और ये पूरे ये जो डेटा है मुझे ये भी कहीं पे सेव करना है। अब मसला ये है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते जाएंगे, पहला बच्चा आएगा, दूसरा बच्चा आएगा, तीसरा बच्चा होगा, उसको सेव करते रहना है। अब यह मसला क्या है, मसला ये कि मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए कितने आएंगे, हो सकता है कि 20 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको कैसे सेव करूंगा। हाँ सही है, प्रॉम्प्ट बनाएंगे। अब उसको सेव कैसे करेंगे पीछे, वो हमने प्रॉम्प्ट बना लिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं प्रॉम्प्ट बना लिया कि भाई यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट हो कि var name इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट कि यहाँ पे नेम, ठीक है। इसके अंदर भी वेरिएबल बना दें तो ये वेरिएबल हो गया, एक और वेरिएबल हो गया फादर नेम, एक और वेरिएबल हो गया उसके नंबर का, एक और वेरिएबल हो गया उसके सारे पूरा हो गया। तो ये अब ये बिल्कुल नहीं सही पकड़ा, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सही है। ऑब्जेक्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का एक तरह का ही डेटा उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता है कि मैं उनसे क्या क्या पूछूंगा। आपको जब पहले से ही नॉलेज हो गया आपको क्या क्या पूछना है, कौन कौन सा डेटा आएगा, तो सिंपल आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लो, उसके अंदर उसका नाम, उसका वो फादर नेम, NIC, मोबाइल नंबर और एजुकेशन, ये जो 4-5 वेरिएबल्स हैं आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, आप एक ऑब्जेक्ट बना लो। अब ये ऑब्जेक्ट तो एक स्टूडेंट का है, लेकिन स्टूडेंट तो मेरे पास आएंगे 10, 12, 13, मुझे नहीं पता। अब मैं इसको कहाँ सेव कराऊंगा, किस डेटा टाइप में सेव कराऊंगा, किस वेरिएबल में सेव कराऊंगा, ये कैसे होगा। क्या बनाएंगे, सही है, लूप चलेगा कि एक बच्चा आया, उसने अपना नाम वाम सब कुछ दिया और उसने सबमिट लगा दिया, सबमिट बन गया, तो वो फिर उसमें डेटा सेव लगी, ये डेटा सेव हुआ कहाँ, ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, उसमें उसका नाम आ गया, सब कुछ आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ से हुआ, डेटा एलिमेंट सिंपल। मुझे ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की एरे बनेगी, लड़की का दिमाग काम कर रहा है, एरे भी बनाएंगे, मल्टीपल डेटा है ना, मल्टीपल डेटा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स का सवाल है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इसको हम सिस्टम डिजाइन भी कहते हैं। सिस्टम डिजाइन क्या होता है कि आपको पहले ही आपसे पूछ लेते हैं, एक वेबसाइट बनानी है, एक ऐप बनानी है, उसका आप सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे, तो आपको हर चीज की स्पेसिफिकेशन, सिंटैक्स पता होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट आपको पता है कि आप सिर्फ वहां इस्तेमाल करोगे जहां के आपको पता है कि आपको कुछ डेटा चाहिए, कौन कौन सा डेटा चाहिए, नाम, फादर नेम, और सबका सिमिलर है, सही है, सबका नाम, सबका फादर नेम, सबका NIC, सबका मोबाइल नंबर और सबकी एजुकेशन, ये 5 चीजें मैंने सबसे पूछनी है। तो एक तरह का डेटा है, सबसे पूछना है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना लो। अब मैं जब उसको सेव करने जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि अमाउंट ऑफ डेटा कितना है, तो आपने एक एरे डेटा टाइप पढ़ा था, एरे एक्सपेंडेबल डेटा टाइप है, वो एक्सपेंड हो सकता है, आप जितना उसको चाहे बढ़ा करो बढ़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। उसको सिंटैक्स में एक इंडेक्स नंबर्स पे वो ऑब्जेक्ट सेव होते जाएंगे, और आपने एक उसका मेथड पढ़ा था पुश, एरे डॉट पुश, तो पुश के अंदर आप पूरा ऑब्जेक्ट फाइंड करोगे, पूरे एरे में आखिरी एलिमेंट को सेव करते हैं, और इस पे लूप लग जाएगा। लूप कौन सा लगेगा, लूप 2 किस्म के थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप। फॉर लूप लगेगा, व्हाइल क्यों लगेगा, डेटा आ रहा है ना, आता रहेगा, कंटिन्यू होगा। फॉर तो एक के लिए लगेगा सर, ये डेटा है, ऑब्जेक्ट है। फॉर तब लगेगा जब मुझे ये कंफर्म होता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर 20 स्टूडेंट मुझे पता है तो मैं I is equals to 0, सिंटैक्स याद है, I is equals to 0, colon I is less than 20, I plus plus, ये कंडीशन लगा देता, तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, 20 बार। लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता कितने बच्चे आएंगे,
तो मैं वाइल लूप लगा दूंगा कि जब तक मैं उसको नहीं कहता वो ब्रेक होने के लिए वो लूप चलता ही रहेगा। जब मुझे पता लगेगा कि भाई और बच्चे नहीं आ रहे, बस ये आखिरी बच्चा था, तो मैंने एक आखिरी में हर लूप के आखिरी में एक बटन दे दूंगा कि भाई जब सब खत्म हो जाए यू वांट टू कंटिन्यू, तो कंटिन्यू में अगर उसको यस करे तो वो लूप दोबारा चल जाए, अगर वो करे नो तो वो वहां पे लूप ब्रेक हो जाए। और लूप ब्रेक करने का आपको मैंने तरीका बताया था कि उसकी कंडीशन फॉल्स कर देते हो आप। वाइल लूप के अंदर एक वाइल की कंडीशन आ रही होती है, तो उसको आप क्या कर देते हो, फॉल्स। जब वो फॉल्स हो गई तो वो लूप खत्म हो गया ऑटोमेटिक। समझ रहे, ये सिस्टम डिजाइन। आपने क्या आपको रिक्वायरमेंट है, आप वो सोचोगे, रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट को समझना और उसके मुताबिक अपना लाएअमल तय करना। और ये मुश्किल तब लगता है जब आप सब कुछ एक साथ लेकर बैठ जाते हो। उस दिन यही हुआ कि आप लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि मुझे टास्क क्या करना है, मुझे अकम्प्लिश क्या करना है, मुझे कंप्लीट क्या करना है। आप लोगों के दिमाग में था कि जो सर ने बनाया है, जिस तरीके से सर ने बनाया, मुझे बस वही बना देना। आप लोग ये नहीं सोच रहे थे कि वो लाइन 1 पे उन्होंने अगर क्रिएट एलिमेंट लिखा तो क्यों लिखा। सही है, मैंने तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि क्रिएट एलिमेंट पहले लिखो बाद में लिखो, तो मैं आपके सामने मैंने सोचा यार ऐसा एक पेज बनाते हैं जिसके अंदर ये H1 होगा, P होगा, ये होगा, वो होगा, और मैंने बना दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि टास्क बस मैं सोच रहा था कि एक H1 टैग होना चाहिए, मैंने क्रिएट एलिमेंट H1 कर दिया। मैं सोच रहा था H1 के अंदर हेडिंग लिखा होना चाहिए, मैंने इनर HTML वो हेडिंग कर दी। फिर मैंने यार P टैग भी होना चाहिए, तो मैंने P टैग बना दिया। उसके अंदर ये वाला पैराग्राफ होना चाहिए, मैंने इनर HTML की ये पैराग्राफ सेट कर दी। फिर मैंने कहा कि सेट एट्रीब्यूट भी पढ़ा है, इसका भी कोई काम होना चाहिए, तो मैंने पहले से CSS लगा दी कि जिसके अंदर कलर रेड की क्लास लगी हुई है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ सॉरी फॉन्ट कलर है वो रेड कर दो, यानी कि सिंपल कलर जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं CSS की। तो मैंने कहा कि जब P एलिमेंट बन जाए, पहले क्रिएट एलिमेंट होगा, उसके बाद इनर HTML होगा, उसके बाद मैं कहूँगा सेट एट्रीब्यूट ब्रैकेट, पहले में स्ट्रिंग आएगी क्लास, दूसरे में स्ट्रिंग आएगी कलर रेड। अब कलर रेड की क्लास पहले से बनी हुई है, CSS में लगी हुई है, तो CSS में जैसे ही पता लगेगा कि नया HTML एलिमेंट बना है जिसके अंदर क्लास का लगी हुई है रेड, तो वो उस पर लगेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपने वो एलिमेंट बना लिया है, उसके अंदर आपने इनर HTML सेट कर दी है, आपने उसकी क्लास लगा दी है, लेकिन ये एलिमेंट एक वेरिएबल के अंदर पड़ा है, अभी तक ये HTML में नहीं गया है। तो आप अपेंड चाइल्ड करोगे बॉडी में, जैसे ही वो बॉडी का पार्ट होगा, इसको हम कहते हैं HTML DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब तक वो HTML DOM का पार्ट नहीं होता, उस पर आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, इवन वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। जैसे ही HTML DOM में वो एंट्री मारेगा, इसका मतलब है कि वो आपने अपेंड चाइल्ड किया उस एलिमेंट के अंदर जो HTML DOM में इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है। जैसे डिव कंटेनर मैंने बनाया था, उसकी आईडी मैंने ली थी कंटेनर, तो जब ये पूरी कहानी हो जा रही थी तो मैं कह रहा था कि वो जो कंटेनर का मैंने वेरिएबल बनाया है डॉट अपेंड चाइल्ड, ये तो वो वेरिएबल बेसिकली कहाँ जा रहा है, HTML DOM के अंदर। तो ये टास्क है। आप अगर छापने की कोशिश करेंगे, जो मैंने लिखा है बस वो छाप लिया, काम हो गया, तो आप फिर खुद से क्या करेंगे? जबकि वैसे क्लाइंट आएगा कि मुझे ये बना के दे दो। आपको टास्क पे ज्यादा वो फोकस करना चाहिए। अगर ये क्रिएट एलिमेंट हुआ, क्यों हुआ? इनर HTML हुआ, क्यों हुआ? ये क्यों बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपने एंड ऑफ द डे पेपर पास करना है और बस निकलना है। आप यहाँ आए तो कुछ सीख के जाए। उस दिन वाकई बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आप लोग इस तरीके से आप बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ JS की पहली क्लास हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो आप कह रहे थे कि भाई मैंने पहले भी कहा था कि बेसिक्स जो हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस करें। बेसिक्स अगर मैं यहाँ पे करवाने लग जाऊंगा ना तो हम रियल पे पहुंचेंगे अगले साल, क्योंकि बेसिक्स इतनी ज्यादा है। बेसिक्स पे आप फंक्शन पे मैं क्या क्या आप लोगों को केसेस बताऊंगा, जब तक आप खुद नहीं देखेंगे कि फंक्शन क्या क्या कर सकता है, तो उसमें पैरामीटर्स में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, फंक्शन क्या क्या रिटर्न कर सकता है। ये यूज केसेस आप खुद सोचें, उसको बनाएं, उसको करें। आप जावास्क्रिप्ट के सिंपल टास्क सर्च कर लें, ये ना करें, आप बिल्कुल ये बेसिक को ना देखें। लेकिन ये जो उस दिन ये जब मैंने पढ़ाया क्रिएट एलिमेंट का, मैंने जिस दिन पढ़ाया था HTML DOM का इंटरेक्शन, उसके अगले दिन मैंने प्रैक्टिस करवाई
उसके बीच में आपके पास ये पूरे 24 घंटे थे, उसका मतलब आपने खोल के देखा भी नहीं कि ये क्रिएट एलिमेंट क्या था, सेट एट्रीब्यूट क्या था, इनर एचटीएमएल क्या था। अगर आप ये 3 से लफ्जों के मतलब तुम देख लेते तो आपकी बेसिक्स ऑटोमेटिकली वो पक्की हो जाती, क्योंकि सेट एट्रीब्यूट आपको समझ आती कि ये फंक्शन है, और आपको याद पड़ता कि बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि फंक्शन को वैल्यू कैसे देते हैं। इनर एचटीएमएल अगर आप सेट करते हो आपको याद आता है कि हम लोग एक वेरिएबल का इनर एचटीएमएल यानी कि एक स्ट्रिंग कैसे सेट करते हैं। अगर आप यही चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बेसिक्स ऑल ऑटोमेटिकली वो आपकी पक्की हो जाएगी, क्योंकि बेसिक्स यूज हो रही है इसको काम करने के लिए। आपने फंक्शन अलग पढ़ा, आपने वेरिएबल्स अलग पढ़े, आपने ऑब्जेक्ट अलग पढ़ा, लेकिन सब एक साथ इस्तेमाल हुआ जब आपने ये काम किया। तो जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था मैं तभी ये कह रहा था कि भाई ये सिर्फ समझो कि हो क्या है, ये यूज बाद में जब होगा तो तुम्हें यूज के समझ आएगा कहां पे कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, आज की क्लास में कुछ भी नया नहीं है, जो था पुराना था। आप इसको घर पे जाके रिवाइज करें। कल की आपकी क्लास दोबारा एक प्रैक्टिस होगी जिसमें आप एक टेबल बनाएंगे। कितना बढ़ाना है? टेबल कुछ 4-5 इसके कॉलम्स हैं और 4-5 रॉज हैं, बस ये दिखना चाहिए कि आप लोगों को काम आता है। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो टेबल बनाना है कैसे और क्या बनाना है, वो आप अपनी तरफ से आप अपनी थॉट से उसको कुछ भी टेबल बनाए। मुझे सिंपल एक टेबल चाहिए, मैंने आपको सिंपल यूज केस दे दिया। आप एक टेबल बनाए, 2-3 कॉलम दें, 3-4 रॉज दें, आपकी मर्जी, जो भी टेबल आप जैसा भी बनाए, लेकिन वो टेबल HTML में नजर आना चाहिए और HTML कोड के अंदर टेबल का एक लफ्ज नहीं होना चाहिए। HTML के अंदर एक लफ्ज ना हो। आप div दे सकते हैं, div के अंदर एक ID कंटेनर दे सकते हैं, उस पर मना नहीं है। टेबल का कोई भी टैग HTML में नहीं होगा। आप जो भी करेंगे 0 से लेके वो आप HTML में लिखेंगे। वो तो विजुअलाइजेशन है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो हार्ड कोडिंग में नजर ना आए। तो आप ऐसा ना हो कि आपने टेबल TR सब कुछ बना लिया, फिर आपने TR पे ID बना के उसको फिर TD पास कर दिया, वो लंबा काम होगा, TD अपेंड कर, तभी तो पता लगेगा कि आप लोगों का वो थॉट बनी कि नहीं। लंबा काम होगा, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आपने पहले TD का क्रिएट एलिमेंट करना है, उसके अंदर इनर HTML सेट करना है, वो TR आपने सबसे पहले बना लेना है, TR से पहले आपने टेबल बना लेना है, फिर एक TR जो आपने बनाया है उसके अंदर 3 जो TDs हैं वो आपने अपेंड चाइल्ड करनी है। अब वो जो एक TR है, TR1 बेसिकली जो आपने बनाया है, वो आप टेबल के अंदर अपेंड करोगे, फिर जब आप TR2 बनाओगे तो बिल्कुल अलग केस है, फिर सब कुछ मिला के उसको अपेंड करना है टेबल के अंदर। फिर टेबल के वेरिएबल लास्ट में बॉडी के अंदर अपेंड करवाना है या टेबल के अंदर जिसके अंदर आपको अपेंड करवाना है। तब पता लगेगा कि आपने अपेंड चाइल्ड, सेट एट्रीब्यूट, इनर HTML, मैं बता रहा हूँ ये 3-4 सिर्फ आपके मेथड्स और वेरिएबल्स हैं जो आपके यूज होंगे, ये सारा काम उससे हो जाएगा। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, सारी ख्वारी कर लेंगे, उसके बाद इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। इनाम आपसे मिलेगा। शॉर्टकट वो पता लग गया तुम लोग बोलोगे कि भाई ये तो डायरेक्टली टेबल पहले आप ये सारा ऐसे खुद करेंगे, उसके बाद आप इसी टेबल को जब आप खुद अपने कंप्यूटर पर बना लेंगे तो हम इसको एक लूप के थ्रू बना देंगे। मतलब कि आपने TR पहले एक हर रो पहले वेरिएबल्स में बनाया ना, अच्छा अगर किसी का ज़्यादा दिमाग चल रहा है तो वो खुद वो लूप पे बना लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सही है, तो आप ये कर सकते हो कि एक बार TR का सारा काम किया आपने उसको एक लूप के अंदर फेंका, लूप के अंदर क्या आ रहा है वो बार-बार इटरेशन चलाएगा, तो आप उसमें कोई जो TDs है उसके अंदर कोई चेंजिंग कर दो। चेंजिंग आप कैसे कर सकते हो कि जो फॉर लूप जो होता है उसके अंदर जो I होता है ना वो चेंज होता है हर आइटरेशन पर। पहली आइटरेशन पे 0 होगा, दूसरे पे 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे। तो आप उसको TDs के अंदर इसके बाद कहानी कर दो। तो जब पहले TD में आपने I लिखा, दूसरे TD में I+1 लिखा, तीसरे TD में I+2 लिखा, तो होगा क्या कि हर आइटरेशन में अलग अलग रो पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही रो है, डुप्लीकेट हो गया। समझ रहे हैं? ये आप लोग है, वैसे अगर आप इसको खुद करना चाहते हैं विदाउट फोरट्रूथ तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों को ये काम आपने इसको किस तरीके से अप्रोच किया। अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने इसको कैसे लेके गए। फिर से वो कहानियाँ हुई कि आपने वेरिएबल और फिर मेथड्स को लगाया, फिर हम सोचेंगे फिर आप लोगों के साथ क्या करना है।
आप गूगल आपके पास है यार, गूगल स्टेक ओवरफ्लो है, भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है आपके पास, आप खोलें उसको देखें कि कैसे होगा। दूसरी